हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, लेकिन किसके लिए? आरओ के लिए। ठीक है, 6 चैप्टर। आज जो बात करेंगे हम हिस्ट्री का, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। क्योंकि कुछ चैप्टर्स क्या है, हिस्ट्री के बच गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ठीक है, 1857 की क्रांति से आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति, ईयर इसमें क्या है, स्वयं मेंशन है 1857। ठीक है, तो इसके कुछ कारण थे, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, ठीक है, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण भी था। ठीक है, इसके कुछ परिणाम हुए, प्रसार कहां तक था और असफलता के क्या कारण रहे, आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्या, राजनीतिक कारण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे हम लोग किसकी, राजनीतिक, पॉलिटिकल रीजन क्या था। ठीक है, मेनली तो पॉलिटिकल रीजन ही देखें हम लोग। जब से क्या है, ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए 15वीं शताब्दी में, क्या धीरे धीरे व्यापार के थ्रू भारत में क्या है, अपनी पैठ जमाना शुरू किए और राज्यों के साथ को क्या है, हस्तगत करना शुरू किए। इसी क्रम में क्या है, 1803 आते आते क्या होता है, जो मुगल सम्राट था या मुगल साम्राज्य था भारत में, ठीक है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। और क्या है, मुगल सम्राट 1803 से क्या है, ब्रिटिश संरक्षण में आ जाता है। ओके, तो 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में आ जाता है। लेकिन अभी भी क्या है, मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य की जो मान मर्यादा है, अधिकार हैं, उत्तराधिकार के जो अधिकार है नामजद करने का, उसके जितने भी दावे थे क्या थे, अभी भी क्या थे, भारतीय समाज में स्वीकृत थे। ओके, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया, धीरे धीरे बादशाह को चुनौती दी गई, या क्या किया गया, उसको सम्राट पद से हटने की बात की। जैसे कि गवर्नर जनरल था एमहर्स्ट, उसने क्या कहा बादशाह से कि जो तुम्हारी बादशाहत है क्या है, अब नाम मात्र की रह गई है। ठीक है, तुम्हारी जो बादशाहत है अब नाम मात्र की रह गई है भारत में। ओके, ऑकलैंड ने भी क्या कहा, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने क्या कहा मुगल बादशाह से कि जो तुम्हारे अपने दावे हैं और जो अधिकार हैं, ठीक है, बादशाह से रिलेटेड, उसको छोड़ दो और ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, मुगल साम्राज्य का क्या किया जाए, विलय कर दिया जाए। नेक्स्ट कदम में आगे डलहौजी द्वारा क्या किया जाता है, उसको लाल किले से क्या किया जाता है, हटने के लिए कहा जाता है। ओके, लाल किले से खाली करने के लिए कहा जाता है। लाल किला क्या था, सत्ता का केंद्र था भारत में मुगलों का। ठीक है, आज भी है। देखिए 15 अगस्त को क्या प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है। आज भी सत्ता का केंद्र हालांकि दिल्ली है, लेकिन क्या है, प्रतीक जो है वह क्या है, लाल किला। इसीलिए क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर क्या है, झंडारोहण वहीं किया जाता है। तो लाल किले से हटने के लिए कहा डलहौजी ने। दूसरा क्या कहा कि जो तुम अपना उत्तराधिकारी अब तक नामजद कर रहे हो, ठीक है, नामजद का जो अधिकार तुम्हारे पास था वो भी क्या है, समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो लाल किले से हटने और नामजद का अधिकार, उत्तराधिकारी का, ये स्टेटमेंट किसका, डलहौजी का। तो स्टेटमेंट याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, जिस तरह के एग्जाम्स कंपटीशन आजकल हो रहे हैं। तो इसी राजनीतिक या पॉलिटिकल रीजन में बात करेंगे हम क्या, 1854 का। 1854 में एक आउटकम रिपोर्ट आती है। ओके, कौन था आउटकम, उसने आरोप लगाया अवध पर क्या कुशासन चल रहा है, यहां पर कुशासन व्याप्त है। तो कुशासन के आधार पर क्या है, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, 1856 में मिलाया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन रिपोर्ट कब आती है, 1854 में आउटकम की रिपोर्ट आती है। 2 वर्ष बाद 1856 में क्या है, अवध को मिला लिया जाता है। तो अवध को जब अवध के नवाब को अवदस्त किया जाता है, उसमें नवाब कौन था, याद रखेंगे, क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला तो 1854
आउटकम रिपोर्ट याद रखेंगे, अवध से रिलेटेड है। और 1856 में उसका क्या हुआ, विलय हुआ। और कौन था, नवाब वाजिद अली शाह। ओके, वाजिद अली शाह। तो इस तरह क्या है, वहां के भी राजघराने और लोगों के बीच क्या था, असंतोष था। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी क्या है, जब विद्रोह हुआ तो उसमें क्या है, पार्ट भाग लिए। और बात करें कि पूरे भारत में, एक्चुअली तो पूरे भारत में फैला नहीं था, सिर्फ उत्तर भारत में ही था इसका प्रसार। अभी आगे देखेंगे हम। जो उत्तर भारत में प्रसार था उसमें अवध जो था, एक क्या था, पब्लिक भी साथ में थी विद्रोहियों के मैक्सिमम लेवल पर, यानी कि अवध में एक जन आंदोलन की तरह था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूपी से रिलेटेड है, कि किस जगह क्या है 1857 का विद्रोह एक जन आंदोलन बन गया। ओके, तो वह था अवध का क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो क्या है, भारत के बड़े प्रतिष्ठित पद पर, यानी कि क्षेत्र पर वाले व्यक्ति, जैसे कि मराठाओं का नाना साहब। जब 1818 में तृतीय युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो क्या है, ब्रिटिश मराठा साम्राज्य ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, हस्तगत करने के बाद इनको कहां भेज दिया जाता है, पेंशन पर, 8 लाख वार्षिक पेंशन पर, बिठूर कानपुर। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, इनकी पेंशन भी क्या है, बंद कर दी जाती है, 8 लाख जो वार्षिक था। ओके, तो जब विद्रोह शुरू होता है तो ये भी क्या है, विद्रोह में विद्रोह का पार्ट बनते हैं। किसके साथ, इनके साथ रहते थे कौन, तात्या टोपे। ठीक है, रामचंद्र पांडे कह सकते हैं उनका नाम था असली। तो नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा क्या है, विद्रोह की शुरुआत कानपुर में होती है, बिठूर क्षेत्र से। सब पॉलिटिकल रीजन है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, 20,000 जागीरें जब्त की जाती हैं डलहौजी द्वारा। कब, 1854 में। ओके, 1854 में 1854 में एक आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का नाम याद रखेंगे, कौन सा, इनाम आयोग। कौन सा आयोग, इनाम आयोग। इसका कार्य था क्या, कि 35,000, यानी कि 35K की बात करें, आजकल के वर्ड यूज होता है व्यूज में, वीडियोज में, तो 35K का मतलब है 35,000। ओके, 35,000 जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए क्या है, इस आयोग का गठन किया गया था 1854 में। तो इसी की सिफारिश पर क्या है, 20,000 जागीरें जो है जब्त कर ली जाती हैं जमींदारों और जागीरदारों की। ये भी एक पॉलिटिकल कारण बनता है, जो लोग जिनकी जागीरें क्या है जब्त हुई, जाहिर सी बात है उनमें असंतोष होगा, तो विद्रोह शुरू होगा, तो भी क्या होंगे, भाग बनेंगे, पार्ट बनेंगे विद्रोह के। नेक्स्ट बात करें किसकी, ये जो स्टेटमेंट है, भारतीयों को प्रशासनिक तंत्र में क्या है, प्रविष्ट न देना, यानी कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को क्या है, जगह नहीं दी गई। ठीक है, ये बात किसने कही, सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद द्वारा, उनका मानना था कि मेनली जो कारण था, ये राजनीतिक, ये सब नहीं थे, क्या थे, कि जो भारतीय थे उनको प्रशासन तंत्र में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। सदर दीवान या अमीन के पद पर थे उस वक्त 1860 में। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहे हैं, गोद प्रथा का निषेध यहां भी है, और धार्मिक कारण में भी क्या है, गोद लेने की प्रथा का निषेध। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी जब्त किए हैं, गोद जब्त किया जाता है, गोद प्रथा का निषेध क्वेश्चन आए हुए। जैसे सबसे पहले डलहौजी द्वारा क्या है, गोद प्रथा का जब निषेध किया गया, तो सबसे पहले किस राज्य को हस्तगत किया गया, सतारा। याद रखेंगे, क्रम आता है, क्रम वाइज। ठीक है, सबसे पहले सतारा को, फिर जैतपुर, सतारा के बाद जैतपुर, क्वेश्चन आए हुए यूपी पीसीएस में। फिर संभलपुर के बाद बघाट,
सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट और उदयपुर, झांसी और नागपुर। लास्ट में नागपुर है इस क्रम में। बाद में तो अवध आएगा 56 में, ठीक है, याद रखेंगे। उदयपुर, झांसी और नागपुर, ठीक है। लास्ट में क्या था 1856 में अवध। हालांकि गोद प्रथा के अनुसार नहीं था अवध, लेकिन जो हस्तगत किया गया उस क्रम में क्या है अवध, इसमें लास्ट में है। तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ठीक है, ये क्रम है डलहौजी द्वारा हस्तगत किए गए राज्य। तो जो राज्य हस्तगत किए जाएंगे उसके भी क्या है, शासक भी भाग लेते हैं किसमें, 1857 की क्रांति में। ओके, ये तो सारे हो गए क्या हमारे पॉलिटिकल रीजंस, यानी राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह के शुरू होने के। नेक्स्ट बात करेंगे जो हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमने बात की थी, ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव भारत पर बात की थी, पूरा चैप्टर ही, ठीक है। 3 क्रम में हमने देखा था, वाणिज्यिक क्रम और निवासक, ठीक है, व्यापारिक क्रम वाला बात की थी हमने, ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात की थी, ठीक है। इस पर तो हमने बात कर ली है फिलहाल, लेकिन देख लेते हैं क्या भूमि व्यवस्था पर क्या है परिवर्तन किए गए। जैसे लगान वगान की भूमि व्यवस्था क्या परिवर्तन किए गए, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, अस्थायी बंदोबस्ती शुरू की गई और महालवाड़ी व्यवस्था। हालांकि इस पर हमने क्या डिस्कस कर लिया, इस पे वीडियो है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है करों में वृद्धि। टैक्स क्या था, काफी वृद्धि की गई थी क्या ब्रिटिशर्स द्वारा। लोग क्या थे, इससे दुखी थे, टैक्स से। लगान बहुत ज्यादा थे कृषकों पर के ऊपर, उसकी बात करेंगे भी हम कृषकों पर। उद्योग धंधों को नष्ट करना। जब हम आर्थिक प्रभाव पड़ रहे थे, हमने शहरी उद्योग धंधों और ग्रामीण उद्योग धंधों की बात की थी कि किस तरह शहरी उद्योग शिल्प को नष्ट किया गया और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर कृषि और समन्वय पर आधारित थी, उद्योग कुटीर उद्योग से लेकर किस तरह क्या है उद्योग धंधों को क्या है नष्ट किया गया। ओके, ये सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि महाजनों का अत्याचार। महाजनों का अत्याचार कैसे, कि लगान वृद्धि बहुत ज्यादा थी, कर्ज ज्यादा थे, तो किसान क्या है लगान चुकाने के लिए इनसे कर्ज लेते थे, और एक कर्ज के बदले क्या है हैवी ब्याज वसूलते थे, और वो भी क्या है कागज के थ्रू, यानी कि प्रशासनिक कागज पर साइन या अंगूठा जो भी कराकर उसके थ्रू क्या है ये न्यायालयों और महाजनों के बीच एक गठबंधन हो गया। क्या कि उनका जो खेत घर और जो क्या थे मवेशी, अगर वह पैसा नहीं लौटा पा रहा है ऋण का विथ ब्याज, तो क्या है उस पर न्यायालयों के थ्रू न्यायालय जाकर क्या है कब्जा कर लेते थे, ठीक है। इस तरह न्यायालयों और महाजनों के बीच क्या है गठबंधन भी एक कारण था आर्थिक कारण का 1857 की क्रांति। नेक्स्ट, तो पूरे व्यापार पर क्या है व्यापारिक नियंत्रण किसका था, ब्रिटिशर्स का। भारतीयों को क्या है व्यापार करने में छूट भी नहीं थी, ठीक है। तो पूरे भारत पर क्या है जहां जहां क्षेत्र पर थे ब्रिटिशर्स लोग ही क्या है मेन ट्रेडर्स थे। ओके, भारतीय क्या थे चिटपुट। तो इससे भी क्या था असंतोष था भारतीय जनता में, या जब भी व्यापारी वर्ग था। तो ये थे आर्थिक कारण हमारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक कारण की बात करें तो ब्रिटिशर द्वारा क्या है जितनी भी कुरीतियां व्याप्त थी भारत में, एक्ट बना बनाकर क्या है कानून बना बनाकर उनको समाप्त किया गया, ठीक है। तो यह क्या है कि सीधा सा हस्तक्षेप था हिंदू धर्म पर या मुस्लिम धर्म पर, ठीक है, जो भी धर्म थे यहां पे। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, नरबलि प्रथा और दास प्रथा, विधवा विवाह ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। गोद लेने की प्रथा थी, इसमें गोद लेने की जो प्रथा था निषेध किया गया।
गोद लेने की प्रथा क्या धर्मशास्त्रों के विरुद्ध थी, क्योंकि गोद लेने की प्रथा धर्मशास्त्रों में भी क्या है, सहमति दी गई है। ठीक है, तो जो कृतियों की समाप्ति की गई उससे भी क्या थे लोग, धार्मिक हस्तक्षेप मान रहे थे, इससे भी लोगों में क्या था, असंतोष था। 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू हमने बात की थी क्या कि ईसाई मिशनरियों का भी प्रवेश होता है क्या, भारत में। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होता है और ये क्या क्या घूम घूम करके ब्रिटिश क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का प्रचार करते हैं, यानी कि धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। यहां तक कि वर्णन मिलता है कि जेलों में क्या है, एक ईसाई धर्मगुरु आता था और क्या है, बाइबल की शिक्षा देता था। ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी, कन्वर्ट हुए भी हैं लोग ईसाई धर्म में। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों के प्रवेश से भी क्या है, धार्मिक क्या हुआ, असद्भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमने गोद लेने प्रथा बात की, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम का नाम था लेक्स लोकी कानून। तो याद रखेंगे लेक्स लोकी कानून कब आया था, 1850 में। ठीक है, इसके थ्रू क्या था, लेक्स कुछ हिंदू रीति रिवाजों में क्या है, इसके अधिनियम के थ्रू परिवर्तन किए गए थे उस समय 1850 में। ठीक है, इस अधिनियम के थ्रू भी क्या है, भारतीय जनता में या हिंदू वर्ग में असंतोष था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और भी धार्मिक कारण थे, जैसे 1806 में बात करें हम, वेल्लोर में एक क्या होता है, विद्रोह होता है सैनिकों का, वहां पर माथे पर तिलक और पगड़ी लगाने की क्या है, मनाही कर दी जाती है, हालांकि उसको सैनिक विद्रोह में गिना जाता है। ये भी एक धार्मिक कारण हो सकता है या था। ठीक है, तो ये सारे कारण थे सामाजिक धार्मिक कारण। नेक्स्ट बात करेंगे हम सैनिकों, सैनिक कारण क्या थे। 1854 तक सैनिकों क्या है, मुफ्त डाक सेवा, यानी पत्राचार जो भी कर रहे हो डाक सेवा थ्रू, डाक सेवा अब तक मुफ्त थी। ठीक है, लेकिन डलहौजी ने क्या किया, डाक अधिनियम 1854 लेके आया, याद रखेंगे कब आया, 1854 में डलहौजी ने क्या है, यह सेवा समाप्त कर दी। इससे भी सैनिकों में क्या असंतोष उत्पन्न हुआ। ओके, जो उनकी मुफ्त सेवाएं थी डाक भेजने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैनिक भर्ती अधिनियम 1856। सैनिक भर्ती अधिनियम 1856 में क्या प्रोविजंस किया गया था कि सरकार को जहां आवश्यकता होगी, ठीक है, सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी वह सैनिकों को क्या है, भेज सकती है कार्य करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या, सैनिक ऐसा नहीं चाहते थे, तो बर्मा में भेजा जाता था, म्यांमार, यानी कि समुद्र पार करके जाना पानी के जहाज से। ठीक है, और समुद्र पार करना भारतीय संस्कृति में क्या था, धर्म नष्ट माना जाता था। अब पता नहीं क्यों समुद्र पार जाना धर्म नष्ट मानते थे लोग। ठीक है, दूसरे देश जाना। तो इस तरह क्या था, सैनिक भर्ती अधिनियम भी एक कारण बनता है सैनिकों के विद्रोह का। ठीक है, बाकी तात्कालिक कारण की बात करेंगे हम अभी। वेतन कम होना, किसका वेतन कम होगा, यूरोपियों का या भारतीयों का, जाहिर सी बात है भारतीयों का। वेतन में भी देने में भी क्या थे, भेदभाव थे, यूरोपियों को ज्यादा वेतन दिए जाते थे और भारतीय सैनिकों को, सिपाहियों को क्या है, कम वेतन दिए जाते थे। ये वेतन प्रॉब्लम, सैलरी प्रॉब्लम भी क्या थी, सैनिकों का एक विद्रोह करने का कारण थी। ओके, नेक्स्ट सैनिकों का जो अनुपात था, ठीक है, 5:1 का था, यानी ये भी मंशा थी कि अधिक से अधिक क्या यूरोपीय लोगों की भर्ती की जा रही सेना में। ठीक है, 5:1 का अनुपात मतलब ये थे 2,02,38 के लिख देते हैं हम लोग, समझ जाएंगे लोग 238 के। ठीक है, और ये कितना था, 45 के। अब क्या मैथमेटिक्स लगाने लगे। ठीक है,
45,000 और ये 238 के मतलब 2,38,000। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस थे भर्ती में, सैनिकों की भर्ती में सेना में, ये भी एक कारण क्या थे उनके मन में। ठीक है, ये थे विद्रोह के कारण। ओके, तो ये कुछ विद्रोह के कारण हो गए, सैनिक विद्रोह के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं जो तुरंत तात्कालिक कारण था विद्रोह शुरू होने का। यह सब तो पृष्ठभूमि चल रही थी, मौका मिला कब, चिंगारी भड़कने की, जब दिसंबर 1856 में, याद रखेंगे दिसंबर 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सेना में किया जाता है। और इस न्यू इनफील्ड राइफल में क्या था, जो कारतूस भरे जाते थे वह गाय या तो सुअर की चर्बी का, उसमें क्या था, लेयर थे। ठीक है, चर्बी का कवर कह सकते हैं उसके ऊपर, और इस कवर को क्या है, मुंह से दांत से खींच कर हटाकर ही क्या है, भरा जाता था बंदूक में, फिर फायर किया जाता था। अभी तक तो किसी को पता नहीं था, लेकिन अफवाह उत्पन्न हो गई, अफवाह फैल गई क्या, कि इसमें गाय और चर्बी, सॉरी सुअर की चर्बी क्या है का इस्तेमाल है। ठीक है, तो यही तात्कालिक कारण बना न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सैनिकों में विद्रोह का। ठीक है, सबसे पहले विद्रोह कहां होता है, बैरकपुर में। ठीक है, कहां है, पश्चिम बंगाल में, फिर बहरामपुर में, फिर दमदम। ठीक है, नहीं, सबसे पहले दमदमपुर में होता है, फिर बहरामपुर में होता है, फिर बैरकपुर में होता है। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें जब विद्रोह प्रचार देखेंगे कैसे कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में किन लोगों ने क्या उसका नेतृत्व किया, कल की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज बात करेंगे इतनी ही। ठीक है, तो इस तरह क्या है, तात्कालिक कारण के थ्रू 1857 में क्रांति शुरू हो जाती है, और जितनी हमने बात की है सभी लोग क्या है 1857 की क्रांति में सम्मिलित होते हैं, और क्या है उत्तर भारत में क्या है क्रांति शुरू हो जाती है। इसकी बात करेंगे हम कि कहां प्रसार होता है। इसका प्रसार केवल उत्तर भारत में था, याद रखेंगे। इवन उस जगह भी नहीं था, कहां, दमदम, बैरकपुर, बहराम, बंगाल में, जहां इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले। ठीक है, केवल उत्तर भारत में था, बंगाल में भी नहीं था, मद्रास में भी नहीं था। ठीक है, इसका प्रसार केवल उत्तर भारत में था। और किन लोगों में था, शिक्षित वर्ग जो थे भारत के, बुद्धिजीवी वर्ग लोग, वो क्या थे, उदासीन बने हुए थे। उनका अपना फायदा था, ब्रिटिशर्स का के थ्रू उनका अपना काम था। शिक्षित वर्ग हैं, उनको नौकरी मिली हुई है। ठीक है, शासन प्रशासन में ये जो शिक्षित वर्ग था क्या था, यह पूरी तरह उदासीन था। ठीक है, और जो विस्थापित नरेशों की बात की हमने, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघार, उदयपुर, और ये जो अवध नवाब के विस्थापित थे। ठीक है, और जो जागीरें जब्त की गई, ओके, नाना साहब, ये सभी लोग क्या थे, विस्थापित नरेशों का जो क्षेत्र था वहां तक क्या था, सिर्फ ही इसका विस्तार था। याद रखेंगे इसकी सब स्टेटमेंट को, क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो केवल उत्तर भारत में था, शिक्षित वर्ग उदासीन था, विस्थापित नरेशों के क्षेत्रों तक था। ठीक है, किसान और जो निचला तबका था ये भी क्या थे, विद्रोह से दूर थे। ठीक है, एक ही ये हो गया हमारा प्रसार एक्सपेंशन कहां कहां था भारत में। नेक्स्ट बात करेंगे हम असफलता का कारण। असफलता का कारण क्या था, क्या असफलता के कारण थे कि इन्होंने क्या है, सामान्य योजना नहीं बनाई। ठीक है, कहीं किसी क्षेत्र में क्या है विद्रोह शुरू हो रहा, कहीं किसी और क्षेत्र में कोई निश्चित तिथि नहीं थी कि इस दिन शुरुआत की जाए। ठीक है, तो केंद्रीय संगठन की भी कमी थी। क्या है, देश लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या था, कोई एक सेंटर नहीं था जो क्या है इसको, विद्रोह को गाइडलाइन दे सके, नेतृत्व कर सके। ओके, अनुशासन की कमी थी इन विद्रोहियों में। जैसे भीड़ भाड़ के दंगाई लड़ने झगड़ने लगते थे, कहीं कहीं तो ऐसे ही झगड़ने लग रहे थे। ठीक है, झगड़ने लग, ठीक, लड़ने लगते थे। ओके, अनुशासन की कमी थी। एक तरफ कहां ब्रिटिशर्स
अनुशासित फौज थी। कब कहाँ कैसे क्या है हमला करना है, कैसे युद्ध करना है, इनमें क्या है अनुशासन की कमी थी। ऐसे किसी कहीं देख लिए लड़ने लगे। ठीक है। और जो भविष्य के जो कार्यक्रम थे, भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा भी नहीं थी इनके पास कि भविष्य में क्या कार्यक्रम हम रखेंगे अगर ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भारत से हम निष्कासित कर देते हैं तो। ऐसा कोई प्लान भी इन्होंने क्या है नहीं घोषणा पत्र जारी किया। कोई विचारधारा इनकी आपस में नहीं मिलती जुलती थी। कोई अपने राज्य के लिए था, कोई धार्मिक क्षेत्र के लिए था, किसी की पेंशन बंद थी। ठीक है। भावी समाज को और अर्थव्यवस्था को के प्रति क्या स्पष्ट दृष्टिकोण होगा। इकोनॉमी सबसे मेन चीज होती है। ठीक है। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद क्या होगी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रति क्या हमारा दृष्टिकोण होगा, कैसे हम चलाएंगे देश को। ठीक है। तो ये सारे अभाव थे जो क्या है इनकी 1857 की क्रांति क्या है असफलता के कारण बने। ओके। तो ये हो गया कारण हमारे सारे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परिणाम क्या होगा। परिणाम हमने देखा था जब पॉलिटी पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, तो उसमें बात की थी 1858 का अधिनियम के थ्रू क्या क्या प्रोविजंस किए गए। यानी 1 नवंबर 1858 से क्या है ये घोषणा की गई कहा इलाहाबाद में तत्कालीन वायसराय कैनिंग द्वारा। ठीक है। 1858 का अधिनियम आता है। ठीक है। और कंपनी का शासन समाप्त करके क्या ब्रिटिशर्स मुगल साम्राज्य की समाप्ति कर दी जाती है नंबर 1858 से। और अब किसका शासन होता है उस तत्कालीन महारानी विक्टोरिया का, भारत की महारानी साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। ठीक है। एक भारत सचिव पद का शुरुआत की जाती है 15 सदस्यों की, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये सब बातें हमने पॉलिटी की क्लास में पहले की थी 1858 के अधिनियम में। ठीक है। वायसराय को क्या है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। कंपनी का शासन का अंत हुआ, अब क्या ब्रिटिश शासन आएगा। ठीक है। अब जो गोद लेने की प्रथा थी हमने बात की, सामाजिक और राजनीतिक में भी अधिकार दे दिया गया भारतीयों को धर्मशास्त्रों के अनुसार। सेना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। सेना का पुनर्गठन की बात करें तो यहां आप देखें 5-1 का था, लेकिन सेना का पुनर्गठन किया गया। और बंगाल में क्या रखा गया, बंगाल में सिर्फ 1-2 का रेशियो रखा गया और बंबई मद्रास में 1-3 का रेशियो रखा गया। ठीक है। एक भारतीय 2 यूरोपीय। ठीक है। या 1 भारतीय 3 यूरोपीय, ये क्या रेशियो रखा गया। ठीक है। ओके। अब बात कर रहे हैं मतलब तो फिर बंगाल में कितनी सेना रह गई 1.4 यल है, मतलब 1,40,000। और भारतीय कितने हो गए 1,65,000। 1,40,000 तो 1/2 का रेशियो रखा गया। ठीक है। सैनिक पुनर्गठन में सैनिक पुनर्गठन से रिलेटेड एक आयोग भी आया, गठित किया गया था, याद रखेंगे हम लोग। हाँ पील आयोग। सैनिक पुनर्गठन से रिलेटेड कौन सा आयोग था, पील आयोग। पील आयोग ने क्या व्यवस्था की कि जो सैनिक हैं, सैनिकों की जो भर्ती की जाएगी वो अब किस आधार पर की जा रही है, जाति धर्म और समुदाय के आधार पर क्या है पील आयोग ने सिफारिश की थी। याद रखेंगे इस वर्ड को, जाति धर्म समुदाय के आधार पर क्या है सैनिकों की भर्ती अब की जाने लगी। ओके। ठीक है। ये हो गया सेना का पुनर्गठन। नेक्स्ट बात करेंगे और क्या नीति अपनाई गई, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। पहले सैनिक एक ही जगह रहते थे, एक साथ रहते थे टुगेदर, तो काफी अच्छे संबंध हो जाएंगे। ठीक है। मिलके करेंगे विद्रोह। तो क्या है अब सैनिकों का स्थानांतरण की नीति अपनाई गई यानी ट्रांसफर की नीति अपनाई गई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सैनिकों का मेनली चयन किया गया वो गोरखा, सिख और पंजाब का जो उत्तर प्रांत था वहां से सैनिकों का चयन किया गया। ठीक है।
क्योंकि इन सैनिकों ने क्या है 1857 के विद्रोह को दबाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर पश्चिम प्रांत से लेकर, ठीक है। आर्थिक शोषण में जाहिर सी बात है वृद्धि होगी। आम कर में, टैक्स में वृद्धि की गई, नमक कर में वृद्धि की गई, भू राजस्व में वृद्धि की गई। ओके, पहले जो हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया जाता था, अब क्या हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू हुआ और मुस्लिमों का पक्ष, मुस्लिम वर्ग का पक्ष क्या है, शत्रु माना गया। 1861 में जनपद सेवा अधिनियम आया था। क्या था इसमें 1861 जनपद सेवा अधिनियम में? प्रतियोगी परीक्षा जो पहले शुरू की जाती थी, प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू, ठीक है। अब क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी ठेका दे जाते नौकरी का सिविल सर्विसेज में। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या है, पदों की भर्ती की जाने लगी। याद रखेंगे इसको कि संविदा पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पदों की भर्ती की जाने लगी जनपद सेवा अधिनियम 1861 के तहत। पहले प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। चार्टर एक्ट 1830 पर हमने बात की थी कि प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लेकिन विद्रोह के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या है, पदों की भर्ती भी की जाने लगी। ओके, बाकी देशी राजाओं का संरक्षण किया गया जिन्होंने क्या है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। बाकी विलय, सीमा विस्तार की नीति, ये सब बातें क्या है, विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया। ओके, अब कोई भी क्या है राज्य हस्तगत या ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। सिर्फ क्या है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे जिन्होंने क्या है साथ दिया था, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया, वो भी साथ में आ गए। ठीक है, तो ये सारे कारण हो गए हमारे किसके, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट बात करेंगे कुछ कथन हैं, जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं कथन। यह कथन है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। 1857 की बात हो रही है, ठीक है। यह कथन किसका है, यह एक सैनिक विद्रोह था। उसमें का जो अवध का चीफ कमिश्नर नियुक्त हुआ था कौन, जॉन लॉरेंस। ठीक है, एक है कौन, दुर्गा दास इंडियन बंदोपाध्याय। ठीक है, इन लोगों का मानना है क्या, यह एक सैनिक विद्रोह था मात्र। ठीक है, सैनिक विद्रोह था। ओके, और भी लोग हैं जैसे मालसन, टी होम्स, ट्रेवेलियन। ठीक है, मालसन लिख ही लेते हैं, मालसन, होम्स, ठीक है, और ट्रेवेलियन। ये सब लोग का भी मानना क्या है कि यह 1857 में जो विद्रोह था एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और किसने माना कि सैनिक विद्रोह था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नहीं सॉरी, सैयद अहमद खान हाशिम मजूमदार साहब हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट बात करें इसमें, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने कहा था, स्टेटमेंट रीच नामक ब्रिटिश था। उसने क्या कहा कि यह जो विद्रोह था 1857 की क्रांति हुआ क्या था, धर्मांध यानी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ रहे थे ईसाइयों के विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्या था, विरुद्ध युद्ध था, धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट ये बात हुई बर्बरता यानी कि हिंदू, भारतीय क्या है, बर्बर लोग हैं, बर्बर जाति के, और सभ्य लोग कौन है, ब्रिटिशर्स। सभ्यता के बीच क्या है, ये युद्ध है। ये स्टेटमेंट किसका है, टी.आर. होम्स का। इनका अपना अलग से भी एक विचार था, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स यहां भी हैं, दोनों विद्रोह, दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, बर्बरता का तथा सभ्यता के बीच युद्ध। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात की कि यह विद्रोह जो था वो क्या था, हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र था यह। तो अवध का जो उसमें जिसकी रिपोर्ट पर क्या है, अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, यानी आउटरम,
आउट्रम का स्टेटमेंट है ये। और डब्ल्यू टेलर, और कौन है? डब्ल्यू टेलर, ठीक है, डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या? राष्ट्रीय विद्रोह था न या सिपाही विद्रोह था। ठीक है, ठीक है, कि जो 1857 की क्रांति थी वह क्या थी? राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। यह कहा था कि एक ब्रिटिशर्स थे ब्रिटेन में। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली। ओके, तो उन्होंने बेंजामिन डिज़रायली क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह माना था। क्या माना था? राष्ट्रीय विद्रोह। ओके, राष्ट्रीय विद्रोह। अगला कथन क्या है? और भी एक लोग हैं क्या कि राष्ट्रीय विद्रोह मान रहे हैं इसे। तो कौन मान रहा है? मैं पॉलिटी में पढ़ा था अशोक मेहता के बारे में, जिन्होंने क्या द्विस्तरीय पंचायती सिस्टम की बात की थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है। और द ग्रेट रिबेलियन में अशोक मेहता क्या मानते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, पुस्तक का नाम करके याद रखेंगे, अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन। ओके, और ये है क्या? सरकारी बुक, जो भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया था। किसे? एस सेन, 1857, 1857 नाम से ही। ठीक है, यस सेन, यस सेन, ठीक है। एस सेन का मानना था कि यह विद्रोह को क्या है? प्रथम यानी क्या? राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी क्या है? गलत है। यानी कि जो लोग सैनिक विद्रोह मान रहे हैं वो भी गलत है। और ये भी क्या कि राष्ट्रीय संग्राम था, संग्राम नहीं है। ठीक है, ये बात थी एस सेन की। ओके, ये वाला स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। सैनिक विद्रोह आरसी मजूमदार है या सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट कुछ बुक्स का और भी नाम हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे आरसी मजूमदार की पुस्तक 1957 में थी। कौन सी? सुन के ही नोट्स कर लीजिएगा। द सिपाही मतलब सिपाही, म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। द सिपाही, म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार में क्या माना था कि न तो यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही यह क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। उनका मानना था ये लोग क्या है? अपने लिए ही, अपने क्षेत्र के लिए क्या है? लड़ रहे थे। ओके, तो बुक का नाम याद रखेंगे, द सिपाही एंड म्यूटनी, सॉरी, द सिपाही, म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। एक और बुक है रिबेलियन 1857, ए सिंपोजियम। ठीक है, रिबेलियन 1857, ए सिंपोजियम। ये पुस्तक किसकी है? पूरन चंद्र जोशी की, 1857 से रिलेटेड है। इसे भी याद रखेंगे, रिबेलियन 1857, ए सिंपोजियम, सिंपोजियम जो भी कहें। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हो गई। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं? एक दो बुक्स और हैं, जैसे सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 to 59। ठीक है, ये शशि भूषण चौधरी की बुक है, शशि भूषण चौधरी। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 तक। शशि भूषण चौधरी की एक और बुक है, कौन सी? थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी पुस्तक है? शशि भूषण चौधरी की। ठीक है, ये सारी बुक्स हो गई और सारे कारण हो गए 1857 क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी?
विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे होता है और किन किन क्षेत्रों में और किन किन लोगों द्वारा क्या है नेतृत्व किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।